गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रेज के बारे में पढ़ा था कि फ्रेज क्या होता है? फ्रेज के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में कि फ्रेज जो है 5 तरह के होते हैं ना। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन फ्रेज हो गया, प्रोनाउन नाम का कोई फ्रेज नहीं होता है, बल्कि वो कहाँ होता है, नाउन के अंतर्गत ही हम लोग जो है प्रोनाउन को ही रखते हैं नाउन फ्रेज के अंतर्गत। वर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है और साथ ही साथ आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि एक बार देख लेते हैं पूरा कि नाउन फ्रेज के लिए 2 चीज चाहिए। पहला कि इसका शुरुआत प्रीपोजिशन से ना हो, शुरुआत में नहीं हो। ये बात ध्यान रखने वाली है कि हो सकता है कि मिडिल में, बीच में जो है प्रीपोजिशन मिल सकता है बट शुरुआत में नहीं हो। और दूसरा था कि कम से कम एटलीस्ट जो है हमें क्या चाहिए, एक नाउन तो चाहिए ही चाहिए। और फिर कई ऐसे भी फ्रेज बनते हैं जिसमें कि मोर देन 1 नाउन होता है, तो उस वक्त हमें सेलेक्ट करना होता है कि इसका हेड वर्ड कौन होगा। और वैसे स्थिति में जो पहला नाउन होता है प्रीपोजिशन से जो पहले होता है तो उसको हम लोग चुनते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज में था कि पहला कंडीशन कि नाउन नहीं हो, क्योंकि अगर किसी भी फ्रेज में नाउन आ गया तो फिर वह नाउन फ्रेज हो जाता है। तो इसलिए पहला कंडीशन था कि नाउन नहीं हो और फिर क्या हो, एटलीस्ट एक एडजेक्टिव हो। वर्ब और एडवर्ब फ्रेज का क्या था कि सिंपल वर्ब फ्रेज में सिर्फ और सिर्फ वर्ब होगा और एडवर्ब फ्रेज में सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज की जहां तक बात करें तो प्रीपोजिशनल में था कि यदि किसी नाउन फ्रेज से पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज हो जाए तो वह फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। तो काफी आसान था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब आपको जो है ये बताया गया था कल के क्लास में लास्ट में कि आगे जो है आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस क्या होता है। बट इससे पहले कि आगे हम लोग सेंटेंस क्या होता है वो पढ़े, तो ये हो जाएगा जरूरी जानना कि सेंटेंस किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है। तो एक्चुअली सेंटेंस के लिए जनरली सबसे कम जो ज़रूरत होती है, सबसे कम वो ये होता है कि उसमें एक सब्जेक्ट हो और उसमें एक वर्ब हो। मिनिमम जो होता है कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। बट हमेशा जो है हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब होता है। जैसे हम बोलते हैं गो, तो ये भी एक सेंटेंस हो जाता है। बट गो एक वर्ड भी है, सेंटेंस भी है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग उसका कहाँ यूज कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कोई भी वर्ड है ना, कोई भी वर्ड क्या होता है कि एक सेंटेंस का रूप ले लेता है, बशर्ते ये ध्यान में रखना है कि उसका यूज कहाँ करना है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ दे कहाँ जा रहे हो, आप बोलेंगे क्लास, तो आपने सिर्फ एक वर्ड बोला और वो वर्ड है क्लास। बट यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपने वर्ड नहीं बोला बल्कि आपने एक पूरा का पूरा सेंटेंस बोला। वहाँ पर क्लास जो है वह एक सेंटेंस के तरह यूज है, तभी सामने वाला बंदा जो है समझ गया कि आप क्लास जा रहे हैं। नहीं तो कहीं पे खड़ा हो जाइए, जैसे आप अपने गांव के चौक पे जाके खड़ा हो जाइए सुबह में, और सुबह से लेके शाम तक क्या बोलिए, क्लास 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 क्लास। थोड़ी देर में फिर क्लास, कहेगा फलना का बेटा पगला गया, वहाँ बैठ के क्या कर रहा है, क्लास क्लास कर रहा है। तो वहाँ क्या है कि आपके बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक वर्ड बोल रहे हैं, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक वर्ड बोल दे रहे हैं, तो इससे वह क्लियर नहीं हो पा रहा है। बट पीछे जो आपसे पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपने आंसर में बताया क्लास, वहाँ पर एक्चुअली आप एक सेंटेंस यूज किए थे और वो सेंटेंस ये है कि आई एम गोइंग टू माई क्लास। बट इलिप्सिस एक वर्ड होता है, दैट इज इलिप्सिस। ठीक है, इलिप्सिस का मतलब होता है कि जो भी वर्ड सेंटेंस में अगर कोई वर्ड ऐसे हैं जिसको कि हम हटा दें फिर भी मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो हम उन वर्ड्स को हटा सकते हैं, उसको इलिप्सिस कहा जाता है। यानी सेंटेंस से वैसे वर्ड को हटा लेना जिसके हटाने से सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़े, उसको इलिप्सिस कहते हैं। तो देखिए हमने इन सभी वर्ड्स को क्या किया, हटा लिया, और इसके हटाने से सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सामने वाला व्यक्ति क्या है, समझ गया कि आप जो है क्लास बोले, उसका मतलब है कि आप क्लास जा रहे हैं। सुबह से कीजिए इंग्लिश 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 बोलते रहिए, कोई समझेगा?
इंग्लिश क्या। लेकिन अगर कोई पूछे आप क्या पढ़ रहे हैं, बोलेंगे इंग्लिश, समझ जाएगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो इसलिए सेंटेंस जो है बोलचाल की भाषा में हमें बन जाता है, एक वर्ड से भी बन जाता है, बट उसमें कहीं ना कहीं क्या है, कुछ छिपा हुआ है, कुछ था जिसको कि हम लोग चूंकि सामने वाला समझ जा रहा है तो उस वजह से उसको हम लोग हटा ले रहे हैं, वो एलिप्सिस कहलाता है। उसमें जो था वो क्या क्या था, तो देखिए सिंपली जो सेंटेंस बनता है वो किससे बनता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब से। इसके बाद हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ते आते हैं अब तक ना, अभी तक हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ते आए हैं आगे, वो यही पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए जनरली जो है हम लोग यही चीज़ पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी हमारी जानकारी के अनुसार से, हमारी मतलब आपकी, ठीक, हाँ, नहीं तो होता है ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारी, मैं, चूँकि बिहार में क्या है कि मैं नहीं बोलते लोग, हाँ, हम बोला जाता है, यहाँ मैं नहीं बोलते हम बोला जाता है। मुंबई मेरा जाना हुआ था पिछले साल, तो वहाँ पर जो है एक व्यक्ति ने मुझसे ये बात पूछा था, चूँकि उनसे बातचीत के दौरान हम कई बार हम का प्रयोग किए, तो वो बोला कि आप हम क्यों बोल रहे हैं, आप तो अकेले हैं, तो आप अकेले के लिए मैं बोलिए, हम क्यों बोले। बोले यार सवाल तो अच्छा है, तो उसको हम जो है जवाब दे दिए ऐसे ही जैसे होता है हंसी मजाक में। बोले देखिए ऐसा है कि आप हो सकता है अकेले होंगे, बट हम कभी अकेले नहीं होते, हम इंसान एक हैं वो अलग बात है, बट मेरे अंदर जो है बहुत सारा चीज़ है, कहीं पर हम एक टीचर हैं, कहीं पर एक बेटा है, कहीं पर एक भाई हैं, कहीं पर कुछ हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हम अपने आप में बहुत कुछ हैं एक बार में ही, और आपको जो बोल रहे तो उसमें भी मेरे 2-4 कैरेक्टर का क्या है समायोजन है, और तब बोल रहे हैं, तो इसलिए हम हैं, हम मैं नहीं हैं। खैर आगे, तो यहाँ तक बात आती है कि हमारी जानकारी यानी आपकी जानकारी के अनुसार सब्जेक्ट में ये 3 पार्ट हो गए कि ये सब्जेक्ट में, सॉरी, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। बट आप अपनी जानकारी को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, और वो ये है कि ऑब्जेक्ट के अलावे सेंटेंस में एक कॉम्प्लीमेंट या एक एडवर्बियल भी होता है। ये 2 नया वर्ड आ गया। जहाँ तक बात हम लोग कॉम्प्लीमेंट की करें तो देखिए ये 2 स्पेलिंग के साथ होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट स्पेलिंग इसका 2 होता है, एक कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये हम लोग एक दूसरे को देते हैं, कोई अच्छा लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, कुछ भी जो भी आप बोलते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप उसको कुछ उसके विषय में बताते हैं कि भाई अच्छा है, अच्छा किए, तो वो जो आप देते हैं उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी एक कॉम्प्लीमेंट होता है लेफ्ट हैंडेड। एग्जाम में पूछा हुआ है एसएससी में कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट या फिर बैक हैंडेड भी बोलते हैं, कि लेफ्ट हैंडेड या बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। तो एसएससी में पूछा है, उस थ्रू भी हो जाएगा, और ऐसे कॉम्प्लीमेंट देख रहे तो उसको भी देख लेते हैं। तो कई बार हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं भिंगा के मारना ना, अगर पूरा बोले तो बोलेंगे जूता भिंगा के मारना, नहीं तो सिंपल बोलते हैं भिंगा के मारना। तो भिंगा के मारना या जूता भिंगा के मारना जब बोलते हैं तो उसको बोलने से हमारा मतलब क्या होता है, तो हमारा मतलब ये होता है कि पता नहीं चल पाया कि तुमने तारीफ की मेरी या फिर मेरी बेइज्जती की। तो यानी एक ऐसा शब्द जो लगे कि वाकई इसमें, यानी एक ऐसा फ्रेज कहिए, वर्ड नहीं फ्रेज, जिसमें लगे कि तारीफ हुई है बट एक्चुअली में उसमें क्या हो, बेइज्जती हो। तो ऐसा छुपा हुआ जो होता है यानी जूता भिंगा के मारना, वही होता है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, कि एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जिसमें पता ही नहीं चले कि उसमें आपकी तारीफ हुई है या फिर आपकी बेइज्जती हुई है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये आपका कंप्लीट के स्पेलिंग से देखिए मिलता जुलता है। तो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है पूरक, हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी बोलें तो पूरक बोलते हैं हम लोग, इसका काम होता है पूरा करने का। तो आज की क्लास में हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं कि सेंटेंस में किसको सब्जेक्ट कहते हैं, किसको हम लोग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल कौन कौन क्या होता है। तो अब देखिए इसमें एक हम लोग वर्ब के बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करेंगे,
क्योंकि वर्ब के बारे में पता होता है, वो सेंटेंस में आसानी से दिख भी जाता है। वर्ब जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो चर्चा हम लोग वर्ब के टॉपिक में करेंगे कि वर्ब को क्या होता है ना, अलग अलग आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे कि अगर हम इसके फॉर्म के आधार पर देखें, फॉर्म कहने का मतलब है इसका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। पास्ट फॉर्म मतलब V2, ये सब तो पता होगा, बहुत ही बेसिक है, बच्चा वाला चीज है। नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, अब पता कर लीजिए। अभी तक नहीं पता था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको नहीं बताया गया, नहीं पता है, बट अब जान जाइए। तो देखिए इसके आधार पर तो कुछ का क्या होता है, रेगुलर बन जाता है। जैसे वर्क है तो वर्क में हम क्या करते हैं, ईडी जोड़ देते हैं तो वर्कड वर्कड हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप प्ले का बनाए तो प्ले में भी क्या होता है, प्लेड प्लेड हो जाता है ना। उसी तरीके से अगर आप मेक का बनाए तो क्या हो जाएगा, मेक्ड मेक्ड। नहीं, तो ऐसा एकदम नहीं सोचना है, ऐसा नहीं होता है। मेक का मेक्ड मेक्ड नहीं होता है, मेक का क्या होता है, मेड मेड होता है। सेल का सेल्ड सेल्ड नहीं होता है, सोल्ड सोल्ड होता है। तो ये जो है ईडी जिसमें लग गया, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्ब। ईडी को क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब। और जिसमें जो है अलग तरीके से जिसका बन गया, जैसे ईट है तो देखिए पूरा अलग हो गया, ये भी है तो अलग हो गया, ईडी नहीं लगा, इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया, डीई लग गया तो ईटेन हो गया ऐसे। तो ये सब आपका कहलाता है इर्रेगुलर। तो वर्ब को एक ऐसे भी तरीके से बांटा जाता है। वर्ब को एक ऑब्जेक्ट के अनुसार से बांटते हैं कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है, जबकि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। तो वैसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट जिसके साथ नहीं यूज वैसे वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। फिर वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब को हम लोग मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो इस हिस्से में भी बांट लेते हैं। वर्ब को हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में भी बांटते हैं। तो ये तमाम चीजें जहां जहां आएगा वहां देखेंगे। वर्ब का एक ग्रुप लिंक वर्ब भी कहलाता है। लिंक वर्ब को हम लोग कॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं ना। वर्ब का एक ग्रुप कॉजिटिव वर्ब भी कहलाता है। तो इस तरीके से वर्ब के अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उसको हम लोग अलग पूरा एक चैप्टर वर्ब देखेंगे, उसमें देख लेंगे, वो चूंकि लंबा हो जाएगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ब ही तो है ग्रामर में। वर्ब अगर नहीं पता होगा तो फिर इंग्लिश कुछ पता ही नहीं होगा। वर्ब ही तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लिश में यही दिक्कत है कि इंग्लिश में अगर आपको आएगा तो सब आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जैसे बाकी सब्जेक्ट में क्या है कि हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में क्या है कि अगर आप नहीं जान रहे चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, नहीं जान रहे कि अकबर कौन था, अशोक कौन था, फिर भी अगर आप ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ जाएंगे ना। जीएस के क्लास में अगर आपको एक क्वेश्चन सेट देके बैठा दिया जाए तो टीचर आएंगे, डिस्कशन करेंगे तो आप उस डिस्कशन को समझ जाएंगे। लेकिन इंग्लिश के क्लास में बैठा दिया जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप तभी समझ पाएंगे जब आपके पास जानकारी है। तो इंग्लिश में ये होता है, क्योंकि जीएस में क्या है कि एक क्वेश्चन निकालेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से निकल जाएगा। अकबर के बारे में अलग से क्वेश्चन निकाल सकते, इंग्लिश में नहीं निकालेंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन निकालेंगे तो एक सेंटेंस बनाएंगे, और जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, वर्ब भी आएगा, कंजंक्शन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, डिटर्मिनर आ सकता है। तो क्या है कि आपको सारा टॉपिक का नॉलेज चाहिए होता है। ठीक, तो इंग्लिश या तो आता है या फिर नहीं आता है, आधा अधूरा नहीं आता है। चलिए हाँ देखिए, कोई कुछ लिख रहे थे, कहाँ हम थे, तो हम वही बता रहे थे कि आपको एक तरफ से जो है पढ़ना है। तो पहला जो है टॉपिक आज का हमारा होगा वो हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर अभी आप मेरे सामने होते तो आपका जवाब यही होता है कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है काफ़ी हद तक, कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। बट पूर्ण रूप से ये सेंटेंस सही है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि सब्जेक्ट जो है हमेशा काम करेगा ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप सबसे बेहतरीन है कि एक सेंटेंस का ले लीजिए एग्जाम्पल और उसको एक्टिव पैसिव में देख लीजिए, पता चल जाएगा। जैसे अगर आप बनाते हैं आई रीड अ नोवेल, ये आपका एक्टिव में है, अब आप इसको पैसिव में बना लीजिए।
क्या होगा, अ नोवेल इज रेड बाय मी। और आपका डिफिनेशन कहता है, अभी जो मतलब अगर ये आपका डिफिनेशन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं तो जनरली आपका डिफिनेशन यही कहता है कि जो काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर हम उस डिफिनेशन के अनुसार से चलें तो यहाँ पर काम करने का काम कौन कर रहा है, तो देखिए पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो यानी मैं आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप निचले सेंटेंस में आएंगे और इसी चीज को फिर से पूछेंगे तो देखिए पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो काम इस बार भी मेरे द्वारा ही हो रहा है। अ नोवेल इज रेड बाय मी, नोवेल मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, तो यहाँ पढ़ने का काम मैं ही कर रहा हूँ, तो इस बार आपका सब्जेक्ट हो गया मी, जो कि कभी संभव नहीं है, क्योंकि आपको ये बात बखूबी पता है कि सब्जेक्टिव केस के रूप में आई का यूज होता है, जबकि मी का यूज ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज हो सकता है, ये कभी संभव ही नहीं है, कहीं से संभव नहीं है। इसलिए आपने जो डिफिनेशन दिया, मतलब अभी तो आप नहीं दिए, बट अगर आप सामने होते तो हम इतने दिन के अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि आपका जवाब वही होता कि जो काम करे उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। तो उस आधार पर आपका ये सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आपने ढूंढ लिया, बट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सब्जेक्ट क्या होता है, अगर आप इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन जानना चाहें तो आप सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब को ढूंढें। किसको ढूंढें, वर्ब को, और ध्यान रहे कि कंप्लीट वर्ब फ्रेज को, ठीक है, कंप्लीट वर्ब फ्रेज को। देखिए मैंने अभी जो टर्म यूज किया, हम अभी यूज कर रहे हैं, वो क्या है, वर्ब फ्रेज। अब आपको पता है कि वर्ब और वर्ब फ्रेज में क्या अंतर होता है। वर्ब अकेला है, बट वर्ब फ्रेज क्या है कि एक ग्रुप भी हो सकता है वर्ब का, जिसमें कि सिर्फ क्या हो, वर्ब ही वर्ब हो। जैसे यहाँ पर देखिए वर्ब फ्रेज रीड है, लेकिन नीचे जो है वो क्या है, इज रेड। तो आप सबसे पहले पूरा वर्ब फ्रेज को चुनिए, यानी सिर्फ रीड नहीं, आपके लिए क्या होना चाहिए, इज रेड, और उसके सामने जो है दो वर्ड का यूज कर दीजिए, या तो हु का यूज कर दीजिए या फिर व्हाट का यूज कर दीजिए। यानी कि आपने क्या किया, इसमें से वर्ब को चुना, और ध्यान रहे कि वर्ब अकेला नहीं चुनना है, सिर्फ मेन वर्ब नहीं चुनना है, पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज चुने। और उसके बाद जो है सवाल पूछेंगे, हु मतलब कौन, और व्हाट मतलब क्या। यहाँ हु जो है लिविंग के लिए आएगा और व्हाट जो है नॉन लिविंग के लिए आएगा। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ जो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग होगा, वो लिविंग और नॉन लिविंग इंग्लिश ग्रामर के अनुसार से होगा, ना कि साइंस के अनुसार से। चूंकि साइंस के लिविंग और नॉन लिविंग में और इंग्लिश ग्रामर के लिविंग और नॉन लिविंग में बहुत अंतर है, आसमान धरती का अंतर जो कहते हैं ना, वो अंतर है। कैसे, तो देखिए साइंस मानता है कि लिविंग में क्या, कि इंसान तो लिविंग है ही, हमारे जो जीव जंतु हैं, छोटे छोटे एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, ये भी लिविंग है। और इतना ही नहीं, पेड़ पौधों में भी जीवन है, यानी प्लांट्स भी हमारे ये लिविंग है। ठीक, अंग्रेजी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजी में सिर्फ एक ही लिविंग है, कौन, पर्सन, बस यही लिविंग है। अंग्रेजी जो है जानवर को, जीव जंतु को, ये जो कुत्ता बिल्ली भैंस गाय आएगा, इसको भी नॉन लिविंग में कंसीडर करता है, बोलता है इसके लिए ईट लगाओ। हाँ, ये अलग बात है कि अंग्रेजी में भी एक सुविधा है कि जो भी नॉन लिविंग थिंग है उसको पर्सोनिफाई कर दें, उसका पर्सोनिफिकेशन कर दें, यानी कि दूसरे शब्दों में उसको इंसान की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे धरती है तो इंग्लिश में जैसे सुनील शेट्टी बोलते हैं ना, ये धरती मेरी माँ है। एक जोक चला था कि आथिया शेट्टी, जब आथिया शेट्टी सुनील शेट्टी की बेटी पहला फिल्म कर रही थी, तो सुनील शेट्टी ने उनसे कहा कि जब वो प्रणाम करने के लिए आई सुनील शेट्टी को, तो उन्होंने कहा बेटी ये क्या कर रही हो, क्या यही संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं। तो बोला क्या हुआ पिताजी, बोले अरे मेरे पैर पहले क्यों छू रहे हो, पहले पैर अपनी दादी के छुओ फिर मेरे पैर छूना। तो आथिया कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पर दादी कहाँ है, बोला ये धरती मेरी माँ है।
हाँ, उनका वो बॉर्डर का शायद डायलॉग था, ये धरती मेरी माँ है। तो देखिए वहाँ पर धरती क्या है, नॉन लिविंग है, बट हम उसको एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, माँ की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में वो लिविंग में चला जाता है। ये एक नियम है इंग्लिश में, बट जनरली ना सामान्यतः जो होता है वो यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम पर्सन को रखेंगे लिविंग में, बाकी जो भी आपके एनिमल्स हो जाएं, जब एनिमल्स ही नॉन लिविंग में आ गए तो प्लांट की तो चर्चा ही नहीं करना है कि प्लांट कहाँ होगा। ठीक, तो ध्यान रखना है कि लिविंग के लिए हु का आंसर आता है और नॉन लिविंग के लिए व्हाट का आंसर आता है। तो जब आप अपने वर्ब के साथ ये दोनों सवाल करें और आपको जवाब मिल जाए तो वो जवाब जो होगा वो बेशक आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग सवाल करके देखते हैं। तो पहला में अगर आप सवाल करेंगे तो आपको हूबहू वही जवाब मिलना है। हु रीड, कौन पढ़ता है, तो आई रीड, तो आपका मिल गया। बट दूसरे में आपको सवाल करना है इज रेड से। इज रेड का मतलब क्या हो गया, पढ़ा जाता है। तो देखिए हु इज रेड, कौन पढ़ा जाता है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। हु इज रेड, कौन पढ़ा जाता है, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी आंसर। तो अब आपका सवाल क्या होगा, सवाल होगा व्हाट इज रेड, क्या पढ़ा जाता है, तब जवाब आएगा अ नोवेल इज रेड। तब जवाब क्या आएगा, अ नोवेल इज रेड। तो अ नोवेल अब आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अ नोवेल आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ से आप एक और बहुत ही अच्छा सा रूल जो कि कई बार बताए होंगे, ठीक है, बट फिर भी माइंड में नहीं होगा तो याद रखेंगे, एकदम सदाबहार रूल एक आपका मिल जाएगा कि यहाँ पर एक जो हु का जवाब आपका देता है, जो कि हमेशा देगा, हम लोग उसे डूअर बोलेंगे। ठीक है, कि वर्ब के साथ, सिर्फ वर्ब के साथ आप जो है कंप्लीट वर्ब नहीं, मेन वर्ब जो होगा उस मेन वर्ब के साथ मिलकर जो हु का जवाब देता है हम लोग उसे डूअर कहते हैं। और दूसरा बात हमारा मिला क्या, कि किसी भी वर्ब, पूरा वर्ब के साथ मिलकर जो हु या व्हाट का जवाब दे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए अगर आपका डूअर ही आपका सब्जेक्ट हो, अगर आपका डूअर ही सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट ही डूअर हो तो सेंटेंस को एक्टिव में बनाइए, और यदि सब्जेक्ट और डूअर अलग अलग हो तो सेंटेंस को पैसिव में बनाइए। यहाँ पर भी देखिए यही हुआ है, ये आई हमारा सब्जेक्ट भी था और रीड से सवाल पूछिए तो हु रीड, कौन पढ़ता है, ये भी हमारा आई था, तो दोनों सेम था तो ये एक्टिव में बन गया। बट नीचे क्या हुआ कि अ नोवेल इज रेड, यानी ये इस बार आपका सब्जेक्ट है, बट फिर रीड से आप मेन वर्ब से अपना जो है सवाल कीजिए कि कौन जो है पढ़ता है। तो अब आपका सवाल क्या आएगा, मी, यानी इस बार जो है आपका जो डूअर है वो आपका चेंज हो जा रहा है। अब डूअर हो गया मी और सब्जेक्ट आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट आपका हो गया नोबेल। तो देखिए जब दोनों बदल गया, डूअर और सब्जेक्ट बराबर नहीं हुआ तो सेंटेंस कहाँ चला गया, पैसिव। कौन सा सेंटेंस एक्टिव में होगा और कौन सा सेंटेंस पैसिव में होगा, यकीन मानिए कहीं भी आपको इससे बेहतर और सटीक आंसर नहीं मिल सकता। ये सबसे जो है सटीक आंसर और सबसे बेहतर जो है जवाब है। इसलिए नहीं कि ये जो है इस तरीके से हम आपको समझा रहे, बल्कि समझा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि यही जो है सबसे आसान है। तो ये भी याद रखेंगे, अगर यहाँ याद रहता है तो ठीक है, जब वॉइस पढ़ाने लगेंगे तो उस वक्त मेरे लिए आसान हो जाएगा, और यदि याद नहीं रह पाता है तो फिर वॉइस में पढ़ाएंगे और क्या। खैर यहाँ पर सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे थे, तो अब देखिए आपको सब्जेक्ट मिल गया कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है कि हु या व्हाट का जो जवाब दे दे सेंटेंस में वही हमारा क्या है, वर्ब के साथ मिलकर जो जवाब दे दे वही आंसर को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए, ओवर ईटिंग मेड मी फैट, इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट बनाना है। अभी हम तो 2-3 सेंटेंस लिखते हैं, सब में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जो है कमेंट करके बताना है कि इसमें जो है सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, यहाँ पर ये यू है।
तो देखिए आपके पास जो है 1 2 3 4 और 5 सेंटेंस है, बट ध्यान देंगे कि एक बात और बताते हैं कि इसमें आपके पास एक ही है क्लाउज, यानी आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, बट इसमें आपको जो है 2 सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर इसमें आपको एक सब्जेक्ट ढूंढना है, इसमें आपको एक सब्जेक्ट ढूंढना है, और नीचे वाले सेंटेंस में आपको 3 सब्जेक्ट ढूंढना है। तो चलिए ये काम आप जल्दी से कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, तब फिर हम बताएंगे आपको कि कहाँ क्या समझे नहीं समझे, आंसर से फिर आप मिला पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा। ऐसे सिर्फ जो है सीखने के लिए सिर्फ इतना बोल दीजिएगा कि जो हु या व्हाट का जवाब दे उसको सब्जेक्ट कहते हैं, तो वहाँ से तो हो गया कि चलो आपको डिफिनेशन पता है, बट आप सही में सीखे हैं, उसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं, ये जो है इम्पोर्टेंट है जानना। तो आप बताइए। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पहला सेंटेंस है कि ओवर ईटिंग मेड मी फैट। तो सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, मेड, कि बना दिया मुझे मोटा। तो अब आपको सवाल करना है कि हु मेड, कौन बना दिया। तो यहाँ पर कोई लिविंग नहीं है, मुझे मोटा बना दिया, कौन बना दिया। तो लिविंग का जवाब नहीं आया, आप व्हाट से करेंगे, व्हाट मेड मी फैट, मुझे जो है किस चीज ने मोटा बना दिया। तो देखिए जवाब आ गया कि ओवर ईटिंग मेड मी फैट, यानी जरूरत से ज्यादा खाना खाना, उसके वजह से मैं क्या हो गया, मोटा हो गया। तो आपका फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, ओवर ईटिंग, कि ये जो ओवर ईटिंग है यही आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया कि ओवर ईटिंग मेड मी फैट। क्लियर। दूसरे सेंटेंस में देखिए कि आपको 2 सब्जेक्ट ढूंढना था। ब्लेस्ड इज द मैन हु हैज अ फ्रेंड लाइक यू। तो देखिए ज्यादातर लोग जो है जो ढूंढते उसमें एक ब्लेस्ड ढूंढ देते और दूसरा हैज हु ढूंढ देते, क्योंकि ज्यादातर के मन में जो कॉन्सेप्ट चलता है वो सिंपल है कि वर्ब से पहले जो मिला वो सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद जो मिला वो ऑब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो वर्ब से पहले मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा और जो वर्ब के बाद मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। आपको क्या करना है, अगर ऐसा होता फिर मेरी आवश्यकता नहीं थी, फिर जो आप अभी तक पढ़े थे वही काफ़ी था। ठीक, अगर हम आए कुछ आपको बता रहे एक्स्ट्रा, तो आपको एक्स्ट्रा यानी कि कुछ अलग से चीज़ें जो कि आपके लिए लाभदायक है, ये नहीं कि फालतू है। एक्स्ट्रा मतलब यहाँ फालतू से नहीं है, मतलब है कि जो आप जान रहे उसके एक्स्ट्रा, तो आपको उससे चलना चाहिए। तो आप पहले वर्ब को ढूंढिए, ठीक है। तो एक वर्ब हैज आया और एक वर्ब इज आया। तो यहाँ तो ये ढूंढना ज़्यादा आसान है कि किसका दोस्त जो है हु हैज अ फ्रेंड। तो हु खुद जो है जवाब दे रहा है, तो हु जरूर जो है क्या होगा, क्योंकि हु से ही सवाल करना था, हु खुद है, तो ये हु आपका एक सब्जेक्ट हो गया। बट इसमें आपको ढूंढना है, ठीक। तो इसमें ढूंढना है तो जब ध्यान देंगे कि जब आपके पास सिर्फ मेन वर्ब के रूप में बी रहे, सिर्फ बी यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, सिर्फ यही रहे, तो आप इसके साथ जो एडजेक्टिव वगैरह यूज होगा उसको भी अपने साथ जोड़ के सवाल करेंगे, तब समझ आएगा। जैसे कि सिंपल अगर हम बोलें कि आई एम सैड, अगर कोई बोल रहा है आई एम सैड, तो अगर आप सिर्फ बोलेंगे हु एम तो नहीं होगा, वो हु इज सैड, इस तरीके से सवाल होगा, तो सैड को जोड़ लेंगे। तो उसी तरीके से ये ब्लेस्ड जो है यहाँ ये एडजेक्टिव है, तो आप सवाल करेंगे हु इज ब्लेस्ड, कौन ब्लेस्ड है, तो वो आदमी ब्लेस्ड है जो कि
जिसके पास कि तुम्हारे जैसा दोस्त है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है द मैन। अब सोचिए कि सब्जेक्ट कहाँ आ गया, वर्ब के बाद आ गया। ऐसा इसलिए आया, ठीक है, कि अगर ऐसा हम नहीं करते और सिंपल हम बनाते कौन सा, कि द मैन इज ब्लेस्ड हु हैज अ फ्रेंड लाइक यू, तो अगर आप ये सेंटेंस बनाएंगे कि वो आदमी भाग्यशाली है जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है, तो ये आप गलत बनाएंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का नियम है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज यथासंभव वही होना चाहिए जिसके लिए यह यूज हो रहा है। जिसके लिए यह यूज होता है उसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो ये हु किसके लिए यूज हो रहा है, हु हैज अ फ्रेंड लाइक यू, किसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है, तो उस आदमी के पास, यानी भाग्यशाली वो आदमी है जिसके पास, तो वो जो जिसके पास आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, इस आदमी के लिए आ रहा है। तो आप तो दूर कर दिए, तो फिर ये सेंटेंस का सीक्वेंस सही से नहीं हो पाया। तो या तो आप ऐसे बना सकते थे कि द मैन हु हैज अ फ्रेंड लाइक यू इज ब्लेस्ड, और नहीं तो फिर उस वजह से हमें ब्लेस्ड को पहले लाना पड़ा और यहाँ हु, ताकि क्या हो, मैच कर पाए इससे। तो देखिए आपका ये सब्जेक्ट कहाँ आ गया, वर्ब के बाद आ गया। तो यही एक्चुअली हमको जो है आपका आंख खोलना था कि सब्जेक्ट का यूज हमेशा वर्ब के पहले होता है, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। वो जो है वर्ब के बाद भी हो सकता है। अगला सेंटेंस, ऑल रोड्स, सॉरी यहाँ लीड होगा, चूंकि रोड्स हो गया तो प्लूरल हो गया, वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट लीड टू द पैलेस, पैलेस तक क्या जाती है, तो ऑल रोड्स की सारी सड़कें राजमहल को जाती हैं। तो यहाँ पर ऑल रोड्स आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। इन हिज हाउस लिव्स एन इम्प, इम्प का मतलब होता है बौना, ठीक है, इम्प हो गया क्या, बौना। तो अब देखिए कह रहा है इन हिज हाउस लिव्स, तो यहाँ कई बच्चे हाउस को सब्जेक्ट बना देते हैं, ऐसा गलत है, क्योंकि लिव जो आपका वर्ब है, आप उससे सवाल कीजिए ना, हु लिव्स, कौन रहता है, तो देखिए बौना रहता है, जवाब तो आ ही जा रहा है। ये तो कहाँ का जवाब दे रहा है कि कहाँ रहता है, तो उसके घर में रहता है। हमें तो सब्जेक्ट के लिए कहाँ नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट के लिए कौन चाहिए, हु चाहिए। तो हु का जवाब कौन दे रहा है, नहीं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट लास्ट में है। अभी तक हम लोग यही देखे हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पहला वर्ड होता है जनरली, कि सब्जेक्ट हमेशा जो है, हमेशा तो नहीं बोलेंगे, प्राय सेंटेंस का पहला वर्ड होता है, बट यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सबसे आखिरी वर्ड है। तो यानी यही सब चीज़ें थी जो कि कॉमन सा आपके माइंड में एक बैठा हुआ था, उसको हटाना था कि नहीं भाई इधर उधर भी मिल सकता है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग, नोट अंटिल आई सॉ हिम इन पर्सन डिड आई रियलाइज। अब देखिए इसमें 3 सेंटेंस आपको बोले, एक आपका यहाँ है आई सॉ हिम इन पर्सन, दूसरा यहाँ है, और तीसरा जो है वो यहाँ है, ठीक है। तो पहला वाला में तो सब्जेक्ट आई है, और ये देखिए एकदम सही सीक्वेंस में है कि आई सॉ हिम इन पर्सन, और इसमें लास्ट वाला में भी ठीक है, ही हैड 6 फिंगर्स। अगर गड़बड़ कुछ में दिखता है तो यहाँ पर कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया, मेन वर्ब बाद में आया और बीच में हमारा सब्जेक्ट आया, ऐसा प्रायः तब होता है जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। किसी से पूछना है सिगरेट भी पीते हो, तो डू यू स्मोक, तो देखिए तब ऐसा हुआ कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा सब्जेक्ट आया। बट यहाँ पर तो हमारा कोई क्वेश्चन भी नहीं है, फिर भी हमारा जो सब्जेक्ट है वह ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। ये जानना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जनरली तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में होता है, फिर वहाँ कैसे हो गया। आइए इन सब के लिए जानते हैं क्या होगा। अब देखिए सबसे पहली बात कि आप एक नॉर्मल वर्ड ऑर्डर पढ़े हैं, और नॉर्मल जो वर्ड ऑर्डर है उसमें यही है नॉर्मल वर्ड ऑर्डर। उसमें क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है वह पहले है, उसके बाद वर्ब है,
और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल होता है। यानी हम सिर्फ दो की बात करें तो नॉर्मल ऑर्डर कहता है कि सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में होता है। लेकिन ग्रामर में एक और वर्ड होता है और वो वर्ड होता है इन्वर्जन। उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन। मैथ में होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा, तो यहाँ भी इन्वर्जन का मतलब एक्चुअली उल्टा ही होता है। यहाँ पर क्या होता है कि वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। देखिए नॉर्मल वर्ड ऑर्डर में क्या है कि सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। अब इनवर्स मैथ का ना 3 को क्या लिख देते हैं 1/3, तो उसी तरह यहाँ इन्वर्जन यानी उल्टा देना। तो अब इसको जो है बटा में तो था नहीं उल्टाएंगे, प्लस में है तो इसको ऐसे उल्टा देंगे, यानी वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? बाद में आ गया। कुछ अच्छा नितेश तिवारी जी कुछ बोले, चलिए देखते हैं कि वर्ब जो है हमारा पहले आया और सब्जेक्ट क्या है? बाद में आ गया। इसी को इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर? अब ये भी दो तरीके के होते हैं। ये जो आपका वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले आ गया, इसका भी तरीका दूगो है। एक तरीका को बोलते हैं हम लोग पार्शियल इन्वर्जन, एक तरीका हमारा क्या कहलाता है? पार्शियल इन्वर्जन, और दूसरे तरीकों को कहते हैं कंप्लीट इन्वर्जन या फुल इन्वर्जन। एक तरीका हो गया क्या? पार्शियल। पार्शियल मतलब आंशिक ना, पार्शियल का मतलब क्या हो गया? आंशिक। एक रूल होता है, रूल ऑफ बायंसी, उत्प्लावनता का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को है ना समथिंग, तो शायद उसमें जो है ना एक बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग एक बात बताया था, कोई एक दोस्त ही बताया था। वो एक बार पूछ दिया था कि बताओ तो क्या होता है रूल, तो बहुत दिन हो गया था वो सब छोड़े हुए, तो अब याद थोड़े रहता है। तो बोले नहीं पता है। तो बोले कि देखो बहुत आसान है, इसको ऐसे याद रखो कि जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में अंशतः या पूर्णतः डूब जाता है तो उसके पढ़ाई में आई कमी उस लड़की के पीछे बर्बाद किए गए वक्त के बराबर होता है। फिर से कि जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में, या आप इसको बदल भी सकते हैं कि जब कोई लड़का या लड़की किसी दूसरे लड़का या लड़की के प्यार में अंशतः या पूर्णतः डूब जाता है तो उसके पढ़ाई में आई कमी उस लड़का या लड़की के पीछे बर्बाद किए गए वक्त के समानुपाती होता है या समथिंग। फिर इससे जो है उसने क्या किया, उस सिद्धांत को जोड़ दिया कि जब कोई ठोस किसी द्रव या गैस में अंशतः या पूर्णतः डूब जाता है तो उसके भार में आई आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए आयतन के बराबर होता है। ऐसा तो उस दिन से याद हो गया, फिर वो उधर से कनेक्ट कर दिया। खैर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा बस वहाँ पर जो दो वर्ड है, एक आंशिक है ना, कि जब कोई ठोस किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः यानी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, क्या है कि अंशतः या पूर्णतः यानी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो यही पार्शियल हो गया आपका आंशिक रूप से और कंप्लीट हो गया फुल रूप से। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्या पूरा तरीके से पूर्ण रूप से, और पार्शियल हो गया आंशिक रूप से। तो दो तरीके का इन्वर्जन, पार्शियल कंप्लीट। देखिए पार्शियल में क्या होगा कि आपका सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, यानी कि आधा ही हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। देखिए क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपका जो मेन वर्ब ऑर्डिनरी वर्ब जो भी है वो आएगा, यानी इस तरीके का बनेगा। जबकि कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होगा, पूर्ण रूप से आगे आ जाएगा, यानी कंप्लीट वर्ब फ्रेज आपका जो है पूरा वर्ब फ्रेज पहले आ जाएगा और उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा। यानी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब समेत मेन वर्ब, और नहीं तो सिर्फ मेन वर्ब है तो मेन वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट आपका क्या होगा, बाद में आएगा। यानी कि अभी हम लोगों ने ये देखा कि नॉर्मल वर्ड ऑर्डर जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं उसमें सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में होता है। बट चूंकि अब आपको नौकरी लेना है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ना होगा, तो वहाँ पर आके क्या हो जाता है कि ये वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है अलग अलग कंडीशन में, यानी वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में। इस स्थिति को इन्वर्जन कहा जाता है। इन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं, दूसरे को कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं।
पार्शियल इन्वर्जन में ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही रहता है। और कंप्लीट इन्वर्जन में पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज पहले चला आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। इतना तक में किसी को किसी भी प्रकार का कोई संदेह, कोई शक, कुछ भी हो तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, थोड़ा देर बाद हम पढ़ लेंगे आपका कमेंट। अब हम लोग ये देखेंगे कि ऐसा सिचुएशन कब पैदा होगा, कब ऐसा होगा कि हम लोग पार्शियल इन्वर्जन करेंगे और कब ऐसा होगा कि हम लोग कंप्लीट इन्वर्जन करेंगे। देखा जाए तो देखिए, सबसे पहला जो कि आप बचपन से पढ़ते आए, हम वहीं चलते हैं ताकि आसानी हो जाए, कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसा होता है। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन होता है। आर यू हंग्री, भूख भी लगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, खैर ये एक अलग स्ट्रक्चर बन गया, ये यहाँ पर मेन वर्ब भी होता है। चूंकि बी का क्या है ना, बी का तरीका कि बी जो है इज, एम, आर, वॉज, वेयर जो होता है, ये मेन और ऑक्सिलरी दोनों होता है। तो इस वजह से जब हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो अलग से हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही वो उस काम को कर लेता है। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया। बाकी आप कोई भी वर्ब लेते हैं मेन वर्ब, तो फिर आपको बनाना होगा। डिड ही गो देयर, क्या वह वहां गया, डिड ही गो देयर। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया, मेन वर्ब बाद में आया। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें नयापन कुछ नहीं है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन होता है। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे चूंकि इंट्रोगेटिव है। दूसरा, आप जो है जब किसी भी के लिए कुछ दुआ करते हैं, कुछ मांगते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाते हैं, है ना, कुछ मांगने दुआ करने के लिए क्या होता है, हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे अभी सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो वहाँ पर और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ देख लेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा में होता है। में के बाद हम सब्जेक्ट लगाते, फिर वर्ब लगाते और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते, और इसके द्वारा हम लोग किसी के लिए दुआ मांगते हैं कि हे भगवान उसका उम्र लंबा हो, हे भगवान वो तरक्की करे। किसी के लिए हम लोग बुरा भी मानते हैं, हे भगवान वो टॉप कर जाए मैट्रिक में। बिहार में ये चीज़ मांगना कि फलाना का बेटा मैट्रिक में टॉप कर जाए, ये एक्चुअली क्या है, कर्स है, अभिशाप है। आप उसके लिए श्राप मांग रहे भगवान से। ये टॉप कर जाता है तो फिर जेल उलझाना होता है। नहीं, बचपन में जो खाते थे आप विद्या कसम के, अच्छा ऐसा है, खाओ तो विद्या कसम, विद्या कसम याद रखना। विद्या कसम खाया है, अगर झूठ बोलेगा तो क्या होगा, सातों विद्या नाश ना, भगवान होकर सातों विद्या नाश हो जाए। तो ये सब जो आप श्राप मांगते हैं वो इसी में मांगते हैं, ठीक है। अब पता नहीं कौन बताया था उस वक्त कि साथी विद्या होती है, कौन कौन विद्या होती है नहीं मालूम, बट होता है ना कि सातों विद्या। आप लोग भी शायद कसम खाए हों, ऐसा नहीं खाए हों तो पता नहीं, बट मैंने बहुत खाया भी और बहुतों को बताया भी है, भाई खाया है तुम सातों विद्या का कसम, अगर जो गलती हुआ तो समझ लेना। तो चलिए, तो यहाँ पर में से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ भी क्या है कि आपका सब्जेक्ट कहाँ आया, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आया। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र दे, मे ही डाय, भगवान करे मर जाए, जो भी ऐसा आप बनाएंगे वो इसी में होगा। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इस ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना ही लिखते हैं ना। तो इसमें ये नहीं, इसमें नहीं छोड़ सकते, इसमें लिखना होगा, अच्छा सॉरी मे यू था ना, मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या यू लिव लॉन्ग, नहीं मे गॉड ब्लेस यू, तो सिर्फ क्या बोल देते हैं, गॉड ब्लेस यू। बट यहाँ भी ध्यान रखना है कि मे हमारा था जो कि हमने छोड़ दिया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, पार्शियल इन्वर्जन का। अब देखिए इसके अलावे तीसरा में चलते हैं। कुछ निगेटिव जो है एडवर्बियल हैं। एडवर्बियल अभी क्या होता है आप अभी नहीं पढ़े हैं,
तो इसलिए हम आपको निगेटिव वर्ड्स यहाँ पर लिख देते हैं, वर्ड्स या फ्रेज। अभी हम लोग आगे जो है एडवर्बियल पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि एडवर्बियल किसको कहते हैं। तो अभी अब क्या फिर उसकी चर्चा करें, थोड़ा देर बाद तो करना ही है। बस मान लेंगे कि कुछ ऐसे निगेटिव एडवर्बियल्स हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नो सूनर हो गया, नीदर हो गया, नॉर हो गया, बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, आपका लिटिल हो गया, नॉट प्लस कोई भी टाइम एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, नॉट अनटिल हो गया, प्रीपोजिशन प्लस नो प्लस कोई नाउन हो गया। इसके अलावा जो है ओनली प्लस टाइम एक्सप्रेशन हो गया। अगर ये सब, ठीक है, आपके सेंटेंस के शुरुआत में हो, ध्यान रखेंगे कि अगर ये सब आपके सेंटेंस के शुरुआत में हो, मिडिल में नहीं ना। इसका जो पोजीशन होता है जनरली इन सब का 3 पोजीशन होता है, एक फ्रंट में, एक मिड में, एक एंड में, एक शुरू में, एक बीच में, एक लास्ट में। लेकिन हम बात सिर्फ कर रहे हैं किसकी, शुरुआत की, कि जो भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो, शुरुआत में हो, बीच में या लास्ट में नहीं। अगर ये सब वर्ड ध्यान से देख लीजिए, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, नीदर, नॉर, बेयरली, सेल्डम, लिटिल, नॉट, नॉट ओनली, प्रीपोजिशन, नो, नाउन और ओनली प्लस टाइम एक्सप्रेशन, यानी एक यही है जिसमें कि नोट लगा हुआ नहीं है। बाकी जो भी वर्ड है सब के सब, जो भी ये सब वर्ड है सब कैसे वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। सब कैसे हैं, निगेटिव। देखिए 2 वर्ड तरह का वर्ड होता है, एक होता है निगेटिव वर्ड और एक होता है नॉन अफर्मेटिव वर्ड, ठीक है। एक हो गया आपका निगेटिव वर्ड और दूसरा हो गया नॉन अफर्मेटिव वर्ड। तो निगेटिव जो होता है उसमें क्या होता है कि हम नोट नहीं लगाते हैं, वो ऑलरेडी नोट का मीनिंग लिए रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पर हार्डली लिखा होगा तो हार्डली वाले सेंटेंस में हमें नोट लगाने की अलग से आवश्यकता नहीं है, हार्डली नोट का मीनिंग लिए हुए रहेगा। अगर हम नेवर लिखते हैं तो वो नेवर क्या है, नोट का मीनिंग लिए हुए है। लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जो नॉन अफर्मेटिव होते हैं, इसका मतलब हुआ कि उसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करना है, उसका यूज तभी करना है जब सेंटेंस में नोट लगा हो। जैसे एनी का यूज, एनी का यूज आप तभी करेंगे जब उससे पहले क्या हो, नोट लगा हुआ हो। ऐसे आप एनी का यूज नहीं कर सकते। तो एनी आपका निगेटिव वर्ड नहीं है कि एनी होगा तो नोट नहीं होगा, नहीं, एनी आपका नॉन अफर्मेटिव वर्ड है। यानी आप एनी के साथ जब भी आप एनी का यूज करेंगे तो सेंटेंस में क्या हो, नोट होना चाहिए। तो ये सब जो आपको लिखा हुआ है इसको छोड़ के ये निगेटिव वर्ड हैं, ये सब अगर आपने यूज कर दिया तो फिर आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर ये सब सेंटेंस के शुरू में होगा तो फिर आपका क्या होगा, इन्वर्जन होगा। कौन सा, पार्शियल वाला। जैसे अगर नेवर बोलेंगे कि मैंने उसे कभी नहीं देखा है, तो आप इसको नॉर्मल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा है। अगर अभी तक की आपकी जो पढ़ाई है, ठीक है, एक बार कमेंट भी देख ले रहे, कोई कुछ कर रहे हैं नहीं है, चलिए देखते हैं। तो अगर अभी तक की आपकी जो पढ़ाई है उस तरीके से देखेंगे तो आप यही बनाएंगे कि आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा है। लेकिन अभी जो आपको बताए हैं अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, नेवर, और नेवर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और ये हो जाएगा। और ध्यान रहे कि इस सब में पार्शियल इन्वर्जन के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप का ही यूज होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पार्शियल इन्वर्जन होता है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बट यहाँ पर
पार्शियल इन्वर्जन होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगेगा कि नेवर हैव आई सीन हिम। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही होगा, दोनों सेंटेंस बराबर है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा है। उसी तरीके से दूसरा देखिए, सेल्डम ही कॉल्स मी। सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। सेल्डम का मतलब क्या हो गया? नहीं के बराबर, शायद ही कभी, सॉरी ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट लगभग नहीं के बराबर। तो सेल्डम ही कॉल्स मी, देखिए गलत हो गया ये, क्योंकि आपने इसकी शुरुआत सेल्डम से की, तो सेल्डम से शुरुआत होने के कारण आपको ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखना था, उसके बाद मेन वर्ब लिखना था। कि सेल्डम डज ही कॉल मी, शायद ही वह मुझे कभी कॉल करता है, वो तो कॉल ही नहीं करता है। खैर छोड़ो, उसकी मर्जी, अपना क्या। तो समझ में आया ना। तो ये सब जो है हम लोग इस तरीके से इसका यूज करेंगे, जो भी सेंटेंस जिससे भी बनाना है तो इस तरीके से हम लोग उसका यूज करेंगे। अब इसमें कोई भी वर्ड ले लीजिए, खैर हम कितना आप सबको एक एक करके एग्जाम्पल लिखें, आप तो समझदार हैं, समझ ही जाइए। लिटिल ही रीड्स, दैट पढ़ता कहाँ है, वो सिर्फ किताब लेके बैठता है, हाँ पढ़ता तो है नहीं। क्या होगा? लिटिल डज ही रीड, थोड़ा बहुत तो पढ़ता है, नहीं के बराबर पढ़ता है, नालायक है, खाली जो है हाँ दिन काटता है, ऐसा हो गया। क्लियर है? चलिए अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, ठीक है। या तो आपको बोले हैं कि कॉपी लेके रखिए, नोट कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें दो के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। एक हमारा होगा ओनली प्लस टाइम एक्सप्रेशन और दूसरा होगा नोट अंटिल, ठीक है। इस दोनों पे ध्यान देंगे कि नोट अंटिल और दूसरा ओनली प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो देखिए दोनों में क्या होगा, नोट अंटिल या ओनली प्लस टाइम एक्सप्रेशन, देखिए बाकी क्या था कि बाकी सबके सब एडवर्ब थे, उसके बाद जो है फ्रेज आता था, एक ही मतलब सेंटेंस होता था। यहाँ पर क्या है कि इसके स्ट्रक्चर में नोट अंटिल या ये ओनली प्लस टाइम एक्सप्रेशन, आप यहाँ नोट अंटिल लिख रहे हैं, आप दोनों समझ लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, हो सकता है सेंटेंस की बनावट ऐसा हो कुछ, ठीक है, या फिर हो सकता है सेंटेंस की बनावट कुछ ऐसा हो। ये दो तरीके का बनावट आपको देखने को मिल सकता है। या तो आप देखेंगे कि नोट अंटिल या ओनली, ठीक है, नोट अंटिल या ओनली के बाद ऐसा हो एक फ्रेज हो जो कि क्या करे, यहाँ पे जो टाइम एक्सप्रेशन था, टाइम एक्सप्रेशन मतलब जो टाइम को बताए, तो यहाँ पर एक फ्रेज हो जो कि आपको टाइम को बताए। ओनली के बाद हो तो फ्रेज हो टाइम को बताए, या फिर नोट ओनली के बाद एक फ्रेज हो और फिर एक सेंटेंस हो, या फिर हो सकता है कि इस टाइम को बताने के लिए एक सेंटेंस का ही यूज किया गया हो। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस फ्रेज या इस सेंटेंस का संबंध इससे है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन नहीं करना है, इन्वर्जन आपको इस सेंटेंस में करना है। तो यहाँ पर तो आप आसानी से कर दीजिएगा इसमें, बट इसमें क्या होता है कि कई बार धोखा हो जाता है कि नोट अंटिल के जस्ट बाद इसी सेंटेंस में इन्वर्जन कर देते हैं। नहीं, ये तो इसके साथ जुड़ के टाइम को बताने का काम कर रहा है, इन्वर्जन इसमें होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए अभी हम लोग लिखे भी थे, अब क्या लिखे पता नहीं, तो नोट अंटिल डिड ही कम, नोट अंटिल did he come he went to, या his brother father, चलिए his father went to sleep। मतलब हो गया कि जब तक वह आया नहीं उसके पिताजी सोने नहीं गए, यानी कि जब तक वह बंदा घर नहीं आ गया उसके पिताजी सोने नहीं गए। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर हम इन्वर्जन कर देते हैं, नहीं,
नोट अंटिल के साथ ये वाला सेंटेंस जुड़ रहा है कि जब तक वह आया नहीं, यानी ये सीधे नोट अंटिल के साथ ये दोनों मिलकर उस टाइम को बता रहा है, इसलिए इन्वर्जन यहां नहीं करना है, इस सेंटेंस में करना है। यानी ये आपका गलत हो गया। सही अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा कि नोट अंटिल ही केम, यानी जब तक वह आया नहीं। अब यहां होगा कि डिड हिज फादर गो टू स्लीप, कि उसके पिताजी सोने गए, कि जब तक वह आया नहीं उसके पिताजी सोने नहीं गए। तो आपको नोट अंटिल में ये ध्यान देना है, और वनली वाला में भी, कि अगर वनली या नोट अंटिल के साथ आए तो यहाँ इसमें इन्वर्जन नहीं करना है, बल्कि इन्वर्जन कहाँ करना है, इसके बाद वाले में करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दो और वर्ड याद रखेंगे। एक याद रखेंगे नॉट फार, ठीक है, और दूसरा याद रखेंगे नॉट लॉन्गर। कि नॉट फार और नॉट लॉन्गर के साथ इन्वर्जन नहीं होता है। इसका भी शुरुआत नोट से होगा, बट इसके साथ आप इन्वर्जन नहीं लगाते हैं। जैसे कि वह यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर थोड़े ना रहता है, तो नॉट फार फ्रॉम हियर ना डज रहता है, डज ही लीव, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये बनाएंगे, क्योंकि अभी आप पढ़े हैं कि नोट के साथ अगर कुछ लगा हुआ हो सेंटेंस में तो क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है। तो उस आधार पर आप फिर तय करने लगेंगे कि उस आधार पर क्या होना चाहिए, इन्वर्जन हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो फिर आप हमको कोसेंगे कि क्या पढ़ा दिए, बोले कि इन्वर्जन होगा और इन्वर्जन हुआ भी नहीं। तो कोसना नहीं है, बल्कि ध्यान देना है कि साथ में ये भी बोले थे कि नोट फार और नोट लॉन्गर के बाद इन्वर्जन नहीं होगा। कि नोट फार फ्रॉम हियर डज ही लिव गलत हो जाएगा। सही होगा कि नोट फार फ्रॉम हियर ही लिव्स, कि वह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता है। तो नोट फार और नोट लॉन्गर के बाद इन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला में क्या होगा कि एक और जगह पर इन्वर्जन होता है, वो होता है खास करके सो, नीदर और नॉर का एक अलग तरीके से भी यूज होता है। ठीक है, एक अलग तरीके से भी यूज होता है। वो क्या होता है कि आपके पास दो एक्शन होता है, एक्शन 1 और एक्शन 2। थोड़ा सा इधर लिखते हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर लिखना होगा। आपके पास दो होता है, एक हो गया आपका एक्शन 1, दूसरा हो गया एक्शन 2। तब यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, और ये स्ट्रक्चर होता है एक्शन 2 के लिए। क्या होता है तो आइए देखते हैं। अगर आपका पहला एक्शन हो रहा है और दूसरा भी हो रहा है, पहला एक्शन हो रहा है और दूसरा भी हो रहा है, तो आप दूसरे सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो होता है सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यानी यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले आता है ऑक्सिलरी वर्ब। और यदि पहला एक्शन नहीं हो रहा है और दूसरा भी नहीं हो रहा है, तब आप यूज करते हैं नीदर या नॉर प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हम लोग इधर का भी यूज करते हैं, लेकिन तब स्ट्रक्चर बदल जाता है। तब हो जाता है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नॉट और इधर। जब हम लोग इधर लगाते हैं यहाँ पर तो हो जाता है क्या, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, यानी नॉर्मल वर्ड ऑर्डर चला जाता है। अब ऐसा कैसे होगा तो देखिए बताते हैं। जैसे कि आप किसी को बोलिए, अरे वाह आज तो आप सुंदर लग रहे हैं, तो क्या बोलेगा, अरे तो आप कौन कम लग रहा है, आप भी तो एकदम का गजब लग रहे हैं, हमको भूख लग गया यार, हमको भी लग गया। हाँ, तो देखिए क्या है, आप सुंदर हैं तो सामने क्या है कि आप भी सुंदर हैं, यानी पहला हो रहा है दूसरा भी हो रहा है। हम भूख लग गया हमको, तो पहला हुआ, वो कह रहा है हमको भी भूख लग गया, दूसरा भी हो रहा है। तो वहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, आई एम हंग्री।
और दूसरा जो सेंटेंस है उसको हम यहीं से कॉमा लगा के या फिर साथ में एंड भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, और बोल सकते हैं एंड सो इज ही। इसका मतलब होगा कि मैं भूखा हूं एंड सो इज ही, और वह भी भूखा है। ध्यान देंगे कि यहाँ पर सो का मतलब इसलिए नहीं होता है, ठीक है। सो का एक मतलब इसलिए भी होता है, बट यहाँ पर सो का मतलब इसलिए नहीं होता है कि मैं भूखा हूं इसीलिए वो भी भूखा है, नहीं। इसका मतलब हुआ मैं भूखा हूं और वह भी भूखा है। He works hard, so does his brother। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह कड़ी मेहनत करता है, he works hard, so और ऑक्सिलरी वर्ब इसके अनुसार से, तो does his brother कि वह कड़ी मेहनत करता है और उसका भाई भी कड़ी मेहनत करता है। He did not understand, वह नहीं समझा, nor did I और हमको भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो he did not understand nor did I, ना तो मैं समझा। He is not smart, वह स्मार्ट नहीं है, neither is you, सॉरी यू है ना, neither are you, ना ही तुम हो। इसी को अगर हम बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, you are not either, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये दोनों तरीका से, ये तरीका आप ध्यान रखिएगा, ये आगे भी चल के आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। अगर आप एसएससी ये सब का क्वेश्चन बैंकिंग वैंकिंग का पहले से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि खास करके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है ना, और फिलर्स में इससे जो है क्वेश्चंस पूछते हैं। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है कि इससे पूछना ही है इस स्ट्रक्चर से, तो इस स्ट्रक्चर को भी क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये सब जो अभी हम लोगों ने देखा, ये सब पार्शियल इन्वर्जन के नमूने थे, उदाहरण थे। इसके थ्रू जो है हम लोग पार्शियल इन्वर्जन को अच्छे तरीके से भली भांति समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना रुख करते हैं कंप्लीट इन्वर्जन की ओर। और हमें हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप इतना देर में भूल गए होंगे कि कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है। हमें ऐसा आशा है कि अभी आप भूले नहीं होंगे। चलिए देख लेते एक बार, फिर कमेंट बीच बीच में देखते रहना होता है। आप लोग कुछ कुछ कर देते फिर कहते हैं कि कमेंट किए हैं तो देखे नहीं है, तो कुछ अभी नहीं आया है। चलिए देखिए, कंप्लीट इन्वर्जन भूले नहीं है ना, क्या होता है कि जब हम लोग पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज पहले लेके चले आते हैं सब्जेक्ट से, वही होता है कंप्लीट इन्वर्जन। तो देखिए कंप्लीट इन्वर्जन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो कंप्लीट इन्वर्जन मुख्य रूप से होता है यदि किसी सेंटेंस में जो शुरुआत हो वो किसी प्लेस या पोजीशन को बताए। यानी शुरुआत वाला जो फ्रेज है वो किसको बताए, किसी प्लेस या पोजीशन को, यानी कि वह जो है क्या करे, वेयर का जवाब दे, कहाँ का जवाब दे। तो वैसी स्थिति में वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। वैसी स्थिति में क्या होता है, वर्ब पहले हो जाता है और सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अंडर द ट्री अ डॉग इज स्लीपिंग। तो देखिए सेंटेंस की जो शुरुआत है वह कह रहा है पेड़ के नीचे, यानी कि जगह को बता रहा है। तो इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसको बनाना चाहिए इज स्लीपिंग अ डॉग। समझे बात, कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या हो, वेयर से हो, वेयर कहाँ, तो इस स्कूल में है ना, इन दिस स्कूल, तो फिर क्या होगा कि वर्ब आपका पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट आपका बाद में आएगा। इन दिस स्कूल रीड्स माई ब्रदर। अब देखिए यहाँ पर हमारा वर्ब अकेला था तो रीड्स आया, यहाँ पर इज स्लीपिंग था तो पूरा आया। यानी इस बार आधा वर्ब नहीं लाना है कि ऑक्सिलरी ले आए, नहीं, पूरा का पूरा जो वर्ब फ्रेज है आपका सबको उठाकर ले आना है। लगता है कोई कुछ लिखे हैं, अच्छा इनका कहना है कि रिकॉर्ड करके डालिए, टाइम थोड़ा कम लगेगा। चलिए देखते हैं।
तो इन दिस हाउस सॉरी स्कूल रीड्स माई ब्रदर, तो क्या होगा कि माई ब्रदर, आप इसको नॉर्मल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ये बन जाएगा माई ब्रदर रीड्स इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप, मतलब आपको नहीं बोले मोहन, वो टाइम अलग था, बट यहाँ बोल रहे हैं हम अलग सेंस में। अगर आप मान लीजिए नहीं सीखना चाहते, चलो हमको कुछ नहीं नया नहीं जानना, हम तो जान ही रहे, तो आप बेशक इतना से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कहीं से। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए, जैसे कि एग्जाम का एक क्वेश्चन है, बहु तो याद नहीं रहता है, बट उससे मिलता जुलता सेंटेंस एक बना देते हैं, जैसे कि ऐसा था कि जस्ट आउटसाइड माई हाउस, और मान लीजिए एग्जाम में कुछ था, यहां से हम थोड़ा बदल दे रहे हैं, आर 2 प्लेग्राउंड्स। तो कई लोग क्या करेंगे कि इसको इज में बदल देंगे, क्योंकि हाउस तो सिंगुलर है, हाउस के साथ इज होना चाहिए, आर नहीं। तो अब देखिए जस्ट आउटसाइड माई हाउस, ये तो यही वाला स्ट्रक्चर हो गया ना, कि यहाँ पर ये वेयर का जवाब दे रहा है कि कहाँ, तो मेरे घर के ठीक सामने। सब्जेक्ट कौन हो गया, 2 ग्राउंड है, तो 2 के लिए इज होगा क्या, यहाँ क्या था, आर तो सही था। तो इसलिए एग्जाम में पूछ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये बात अभी भी पीछे एक क्लास ले रहे थे, उसमें भी बोले, आप भी ध्यान रखेंगे, ये मायने नहीं रखता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं या कौन क्या पढ़ा रहा है। जो जैसे आपको पता है कि हम पटना से पढ़ा रहे, तो पटना में जिनका सबसे अच्छा नाम हो, मान लीजिए कि वो हो, जिन्होंने नाम बना लिया, हाँ अभी तो हम लोग क्या है, खेलने उतरे ही हैं ग्राउंड पे, अभी तो कितना ओवर खेलना है, तो अब उनका बराबरी वो तो और खेलेंगे तब ना। अब कोई सामने वाला टीम जो है 20 ओवर में अगर 200 रन बनाया, तो कोई दूसरा टीम भले उसमें क्रिस गेल ही क्यों ना हो, वो आते थोड़े ना 3 ओवर में ही 200 रन बना देगा, संभव नहीं है। तो ऐसा होता है, तो उसमें हम यही बता रहे थे कि कोई भी हो, वो क्या पढ़ा रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि मायने ये रखता है कि एग्जाम में क्या आ रहा है। ऐसा नहीं कि एग्जाम वाला क्या करेगा कि फलाना आदमी का कॉपी ले आओ भाई, सेफ हैंड्स में देखो क्या पढ़ा रहा है, हम वही पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो क्या पूछ रहा है हमको वो पढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम में आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो हम ये पढ़ाए, नहीं तो हम क्या है इसको छोड़ देंगे, तो आपको जो है नया नया चीज़ सीखने को नहीं मिलेगा, वही पुराना चीज़ आप सीखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार हम तो सब समझ गए। आप समझ नहीं गए, उतना तो आपको आ ही रहा था, आप यहाँ नया सीखने आए हैं। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखेंगे, नया सीखेंगे, नया ये करेंगे, तब तो फिर चलेंगे आगे बढ़ेंगे। उतना तो सबको आ रहा है, तो उसको टक्कर दे के आगे निकलना है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन सब छोड़ रहा है, आप भी छोड़ दिए, तो फिर रिजल्ट कैसे होगा। तो इसलिए अब जो है रिजल्ट इतना मुश्किल हो गया कि जिसपे सब जिसको छोड़ रहा है, अगर आप भी छोड़ दिए तो कैसे होगा। तो आपको एक एक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को समझना होगा रिजल्ट देने के लिए, उन्हीं का हो रहा है। खैर हम आप लोग को क्या समझाएंगे, आप लोग ज़्यादा समझदार होंगे इस मामले में। तो ये बात समझ में आ गई कि प्लेस या पोजीशन को बताने वाला वर्ड अगर क्या हो, पहले हो जाए, तो फिर हम लोग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लगाते हैं। आउट केम द मैन, तो देखिए आउट जो है जगह को बताया कि कहाँ, तो बाहर, कहाँ बाहर, बाहर आया, तो देखिए केम पहले आ गया, मैन बाद में आया। इसमें ध्यान रखना है सिर्फ हियर और देयर में, कि हियर और देयर में क्या है कि इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं, यानी क्या करते हैं, देयर गोज योर बस, अरे वो देखो तुम्हारी बस गई, तो देयर गोज योर बस, यहाँ पर इज गोइंग नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी प्लेस या पोजीशन हो वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस लगा सकते हैं, बट हियर और देयर ये सिर्फ 2 एक्सेप्शन है कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। क्लियर? आगे देखिए, नरेशन जो होता है ना, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप पढ़ते हैं, तो उसमें जो डायरेक्ट स्पीच होता है जिसमें कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मोहन सेड ही इज इल, यस ही इज इल, चलिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी इज इल, ठीक है। तो जब ऐसे लिखते हैं तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इन्वर्जन कर देते हैं, सेड पहले आ जाता है और मोहन बाद में आएगा। यानी कि जब आपका जो है क्या हो, ये जो आप इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका एक वर्ब हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच।
तो जब रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब के तो फिर हम लोग इन्वर्जन कर देते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं वर्ब को और उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट को। अब ध्यान देंगे कि ये जो कंप्लीट इन्वर्जन होता है इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन रहना चाहिए, ये ध्यान रहे। अगर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रोनाउन होता है तो फिर ये इस तरीके के इन्वर्जन नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मोहन के बदले में ही रहता तो फिर इन्वर्जन नहीं होता, तो फिर आपको यही लिखना होता है ही सेड। ठीक है, पीछे भी जैसे हियर है, हियर कम्स सीता, लेकिन अगर सीता के बदले शी रहता तो फिर गलत हो जाता। फिर आपको क्या लिखना होगा, हियर सी कम्स। क्या लिखना होगा, हियर सी कम्स। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि कंप्लीट इन्वर्जन में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन होना चाहिए। अगर प्रोनाउन होगा तो फिर हम लोग उसका इन्वर्जन नहीं करते हैं। चलिए यहीं पर जो है आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, 11:30 बज गया। अगले क्लास में हम लोग आज सब्जेक्ट के बारे में पूरा पढ़ लिए। ठीक है, आप एक बार जाकर रिवीजन कीजिएगा, फिर देखिएगा क्या है पार्शियल इन्वर्जन, क्या है कंप्लीट इन्वर्जन, कहाँ इसका यूज होता है, किस तरीके से सब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में भी यूज हो सकते हैं। ठीक, अब अगले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल के लिए पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।